नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। खासकर जीडीपी ग्रोथ रेट 9% से ऊपर रहने के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में 11% से ज्यादा 11.8% रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। इससे कुछ साफ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये कि कोरोना को पीछे छोड़ते हुए देश की इकोनॉमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का एक तरह से एक्सरे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संकेत इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है आने वाले बजट के लिए और आने वाले दिनों के लिए। इस मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ही रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश कर दिया है। इसमें एक तरफ देश के आर्थिक हालातों को कोरोना की मार से तेजी से उबरते हुए दिखाया गया है, तो ये संकेत भी दिए गए हैं कि देश की इकोनॉमी की रफ्तार में अब ब्रेक नहीं लगने वाला है। एक तरह से कहें तो वित्त मंत्री ने बेहद उम्मीदों वाला आर्थिक सर्वे पेश किया है। इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% का अनुमान जताया गया है। इस बात पर संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की मार के बाद से देश की अर्थव्यवस्था तेज ग्रोथ के रास्ते पर लौट रही है। आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे से आम आदमी की उम्मीदों की बात करें तो इसमें महंगाई दर के कंट्रोल में रहने की उम्मीद जताई गई है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अगर महंगाई दर काबू में रहती है तो रिजर्व बैंक पर रेपो रेट बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा। जाहिर है इससे कर्ज महंगा नहीं होगा और इससे होम लोन और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। इस वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 11.8% रहेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में नवंबर तक आईपीओ के जरिए 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए हैं। वहीं सप्लाई चेन में सुधार से ग्रोथ को सहारा मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 के जीडीपी ग्रोथ में एक्सपोर्ट का अहम योगदान रहने की बात कही गई है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि इकोनॉमी के सभी इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतियों से निपटने के लिहाज से मजबूत स्थिति में है। इसे एग्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से सपोर्ट मिल रहा है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सितंबर 2021 के अंत में सरकारी बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8.6% पर आ गया है, जो सितंबर 2020 में 9.4% पर था। ये भी इकोनॉमी के लिए राहत की बात है। आइए समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या है। दरअसल ये देश के पिछले एक साल की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है और इसी के आधार पर आगे के साल का ग्रोथ प्रोजेक्शन होता है। इसे तैयार करने के लिए इंडस्ट्री, एग्री, रोजगार, महंगाई, आयात निर्यात से जुड़े आंकड़ों का सहारा लिया जाता है। साथ ही इसमें यह भी संकेत मिलता है कि आने वाला बजट कैसा होगा। ऐसे में देश की इकोनॉमी के लिए आर्थिक सर्वे को बैरोमीटर भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इकोनॉमिक सर्वे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, और चर्चा किन मुद्दों के, किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, जरा उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल यही होगा कि देश का मौजूदा आर्थिक सेहत को लेकर आर्थिक सर्वे क्या कहता है, किस तरह के संकेत इससे मिल रहे हैं, यह है आज का हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इकोनॉमिक सर्वे में कल के बजट के लिए कोई खास संकेत मिल रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स, करेंगे इस पर भी चर्चा। और तीसरा सवाल, कोरोना काल के बाद देश की इकोनॉमी के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इस सर्वे से रिफ्लेक्ट हो रही हैं या यहां से कोई संकेत मिल पा रहा है क्या। ये है आज के हमारे 3 सवाल और चलते हैं अब मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत खास मेहमान, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं सुनील अलग साहब, एमडी हैं एसके एडवाइजर्स के। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपका सर अनुमान, आपका आकलन आर्थिक सर्वे को समझने के बाद क्या है, क्या कह रहा है देश की सेहत के बारे में? कोई इंडिकेशन, स्वस्थ है देश, इकोनॉमी, बीमार है, सुस्त है, थोड़ा सा और रफ्तार की आवश्यकता है? किस तरह का आकलन आपका इकोनॉमिक सर्वे को लेकर है सर? जी बिल्कुल दीपक जी, देखें तो 2020 में जो कटौती आई थी देश की ग्रोथ में, वो काफी हद तक कैचअप हो गई और 2021 का जो नॉमिनल जीडीपी है 2019 के नंबर से हम आगे पहुंच गए, तो कैचअप हो गया है नॉमिनल टर्म्स में। तो ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि सरकार के फाइनेंसेस भी काफी अच्छी स्थिति में है। इसका मूलभूत कारण
यही है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और सरकारी खर्चे पे अंकुश लगाया गया है। तो ये दोनों कारणों से सरकार के जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है और उसका जो लेखा जोखा है वो अच्छा है। तीसरा है जो कंजम्पशन है वो ओवरऑल लौटी है, बट उसमें एक चिंता का विषय है कि प्राइवेट कंजम्पशन अभी पूरी तरह नहीं लौटी, तो सरकारी खर्चे से ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ा है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार का काफी फोकस रहा है वो दर्शा रहा है अच्छी ग्रोथ और वो आगे बढ़ने के पूरे संकेत हैं। और आखिर में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो दीपक का काम है कि नेशनल मॉनेटाइजेशन जो स्कीम है उसके तहत पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेटाइज करना, वो नहीं चला ठीक तरह से। बट फिर भी ये सर्वे यही कह रहा है कि उसके बावजूद सरकारी लेखा जोखा ठीक रहेगा इस साल और फिस्कल डेफिसिट इतना बैलून अप नहीं करेगा। स्टेट्स ने भी अच्छा काम किया है और स्टेट्स का कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है कोविड के कारण, क्योंकि सेकेंड वेव तो बहुत तेज आई थी इस सर्वे के कार्यकाल में पिछले साल, और अब थर्ड वेव ये ओमिक्रॉन के कारण जो आई है उससे पहले ये सर्वे फाइनलाइज किया गया, या उसके बीच में कह सकते हैं दिसंबर तक ये सर्वे फाइनलाइज हुआ, तो नवंबर तक के आंकड़े थे। इनको पता नहीं था ओमिक्रॉन कितना तेजी से बढ़ेगा या इम्पैक्ट करेगा। अच्छी बात यह है दीपक जी के सारे लेसन सीख लिए सरकार ने, इंडस्ट्री ने और नागरिकों ने। तो सेकेंड वेव में जो डिसरप्शन थी वो इतनी नहीं आई, इकोनॉमी में जो क्षति थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और थर्ड वेव में तो बिल्कुल इतनी नहीं है। हाई कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अभी भी क्षतिग्रस्त हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रॉब्लम है, और माइग्रेंट लेबर के नौकरियों में ये तीन आप देख सकते हैं जो वीकनेसेस हैं जो सरकार एड्रेस कर रही है। बाकी स्टार्टअप इकोसिस्टम, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, इस पे बहुत अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। 442 पेज की रिपोर्ट है, मैं अभी तक 200 पेज ही पढ़ पाया हूँ, और बहुत रिच डेटा है दीपक जी। बिल्कुल। ग्रोथ रिवाइवल जो है, पेस जो है ग्रोथ रिवाइवल का, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इंडिकेटर्स हैं उसके लिहाज से तो काफ़ी अच्छी इसमें सेहत बताई गई है, जैसा कि सर बता भी रहे हैं। अनिल सर, माफ़ कीजिएगा सुनील अलग सर, लेकिन ठीक है नॉमिनल टर्म्स में जैसे सब बता रहे हैं कि जीडीपी में हमने एक सुधार किया है और अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेशंस हैं इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन हम डी ग्रोथ की स्थिति से सर हम प्री कोविड लेवल तक आ गए थे। 9% से ऊपर की ग्रोथ हमने पाली थी। अब 2023 में जो प्रोजेक्शंस हैं 8.5% के, ये सेटिस्फैक्ट्री है सर? ट्रैजेक्टरी आपको सेटिस्फाई कर रही है या कुछ संकेत दे रही है कि पेन पॉइंट्स बचे हैं? नहीं, देखिए जो मैक्रो फिगर्स हैं वो तो ठीक है, और ये तो 200 पेज बगा साहब ने पढ़ लिया, मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा अभी तक। मैं तो आपके टीवी पे जो भी आ रहा है मैं देख रहा हूं, लेकिन 3 बजट के हिसाब से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, और वो एक साल के लिए, चाहे आप आगे देखें पीछे देखें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दूसरी बात होती है। बजट जो है एक साल के लिए बनाया जाता है। देखिए 3 मेजर जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिमांड जनरेशन। अब गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम कर लिया कि सप्लाई साइड उन्होंने देख लिया है, गरीबों का भी उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, मतलब कि जो फ्री फूड दे रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप जो है ना, जो हम बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जो डिमांड जनरेशन जो कर रहे हैं ना, इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक जो इन्फ्लेशन आप दिखा रहे हैं 5.2%, मैक्रो लेवल तो ठीक है, लेकिन घर में तो 15% हो गया। अब बहुत ही गैप हो गया। जो मिडिल इनकम ग्रुप देख रहा है कि 15% जो इन्फ्लेशन हुआ है, जब तक गवर्नमेंट मुझे कुछ पैसे नहीं देगी तब तक मैं डिमांड नहीं जनरेट करूंगा। अगर डिमांड नहीं जनरेट करेंगे, जो इंडस्ट्री ने जो प्रॉफिट बनाया है, जो मैं आप सब जो देख रहे हैं आपके टेलीविजन, उनको मैं समझा रहा हूं, उन्होंने कॉस्ट सेविंग की है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उनके वैल्यू वाइज जो बढ़ी है, तो टैक्स उन्होंने ज्यादा दिया है, जीएसटी उन्होंने ज्यादा दिया है। तो ये सब फिगर्स तो ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम जो है नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब कि डिमांड जनरेशन जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं जी बनेगा तो आपकी मुश्किल कमिंग ईयर में 8.5% तो मेरे लिए चलेगा ही नहीं, वो तो 10% डबल डिजिट होना चाहिए। 23 अज्यूमिंग, मैं अजम्पशन लगा रहा हूं कि कोविड अब
फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव नहीं आएगा। अगर वो आ गया तो दूसरी बात है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी के हिसाब से देखिए ये 3 चीज आपको बहुत ही ख्याल रखना है, नहीं तो इकोनॉमी तो मैक्रो लेवल पे तो सब ठीक। बिल्कुल सर। और इसका जिक्र है भी, सुनील सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट में है भी, रोजगार के मोर्चे पर हम जरूर कह रहे हैं 2018, 19 फिर 19-20 में 4.25 करोड़ लोग वर्कफोर्स में जरूर जुड़े हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट साफ कह रहा है कि महामारियों से नौकरियों में अनिश्चितता का जो असर है वो लोन डिमांड पर भी पड़ा है। और ये कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, एक इंपॉर्टेंट सर थोड़ा सा चिंता की बात होगी बग्गा सर, कंजम्पशन आउटलुक कैसा रहेगा सर, खास तौर से तब जब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्स भी तो बढ़ रहे हैं, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो ऐसे में कंजम्पशन आउटलुक ओवरऑल आपका अनुमान कैसा रहेगा सर? नहीं, कंजम्पशन घटी और बिल्कुल मैं सहमत हूँ सुनील साहब से ही। इंडियन कंज्यूमर को इनसे बेटर कोई नहीं समझता है, हम सब इनसे सीख के ही आगे बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो है कंजम्पशन की जो हालत है वो 91% दिखा रहे हैं 2019 के मुकाबले, और रूरल में तो और भी है, क्योंकि माइग्रेंट इकोनॉमी जो थी आपकी, जो रेमिटेंस भेजती थी घर और जिससे चलता था, क्योंकि फसलों से पूरा एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं चलता, माइग्रेंट इकोनॉमी के रेमिटेंसेस से चलता है, वो बहुत क्षतिग्रस्त हुई है और वो लौटी नहीं है इतने स्ट्रांगली। चाहे कुछ क्षेत्रों में जैसे टेक्सटाइल में थोड़ी रियायतें दी गई, वहां पे रिकवरी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन रिकवरी है। कंस्ट्रक्शन अभी तक वहां नहीं पहुंचा है जहां होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन में 80% लेबर ये माइग्रेंट लेबर होता है। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, इन सब में बहुत जरूरी है कि प्रोत्साहन दिया जाए, और लो लेवल की नौकरियां, अनस्किल्ड नौकरियां जो होती हैं, जो माइग्रेंट्स करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें दर्शाया भी है, इन्होंने कहा भी है, वो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इंडिया लगभग 55 से 60% हमारा जीडीपी प्राइवेट कंजम्पशन है। तो वो दैट वे हम डेवलप्ड इकोनॉमी है, जापान और यूएस की तरह है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होता जितना कंजम्पशन के कारण हमारी गाड़ी चलती है, और कंजम्पशन अभी रुका हुआ है। रूरल में आप देख लीजिए, 2 व्हीलर नहीं बिक रहे, ट्रैक्टर नहीं बिक रहे, कंज्यूमर गुड्स में दिख रहा है क्वाइट क्लियरली। और बिल्कुल सहमत हूँ सुनील साहब से कि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में भी आप देखिए, टॉप लाइन नहीं बढ़ा, वॉल्यूम 2% बढ़ा है, बट मार्जिन्स बढ़ गए, क्योंकि एक तो प्राइस हाइक्स ले ली, दूसरा कॉस्ट आउट कर लिया कंपनियों ने, तो मार्जिन जरूर बढ़ गए। तो ये प्रॉब्लम है, खपत की प्रॉब्लम है। सरकार ने जो किया है वो एक बहुत अच्छा काम किया है कि सरकार ने ये इंश्योर कर दिया कि कोई भूखा ना सोए। जो जितना एफसीआई का आपका एक्सेस फूड मटेरियल था वो सारा लोगों के घरों में पहुंचाया गया, वो बहुत अच्छा हुआ। और ये जो पीएम किसान योजना है जिसमें 1.8 लाख करोड़ रुपया लोगों के खातों में डाला गया, 44 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, तो जनधन के थ्रू जो लिंकेज रहा, महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए डालते रहे, तो ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मुश्किल वाला काम है जॉब्स क्रिएट करना और इसके लिए पैसा है क्या सरकार के पास? जो हम कह रहे थे आज के शो में कि हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शंस क्या बजट में कल वाले दिखेंगे, क्योंकि एक अच्छा थोड़ा सा इसमें यह भी है कि भाई जुलाई 2021 के बाद से आपका जीएसटी कलेक्शन लगातार अच्छा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। मैं पढ़ रहा था इसमें आरबीआई का जो खजाना है $635 बिलियन का रिजर्व है, वहां पर थोड़ी सेहत अच्छी है। तो क्या सरकार के पास स्पेस बच रहा है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, खर्चा और एलोकेशंस बढ़ाने का? तो आर्थिक सर्वे का एक्सरे हम कर रहे हैं। सुनील सर, मैं जो कह रहा था कि कल के बजट के लिए कोई तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जैसा कि मैं कह रहा था कि शायद कंफर्टेबल सिचुएशन में गवर्नमेंट है, कुछ इंडिकेशंस मैंने आपको बताया भी कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, $635 बिलियन रिजर्व है, अप्रैल से दिसंबर के बीच मौजूदा ईयर में 50% तेजी के साथ $302 बिलियन का जो एक्सपोर्ट रहा है हमारा, एफडीआई में भी तेजी है। तो क्या आपको लगता है सर कि स्कोप है, अगर डिमांड बढ़ानी है तो पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास स्कोप है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए कल? स्कोप तो देखिए, बजट जो बन रहा है मतलब कि हर 3 महीने 6 महीने में रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं आ रहा। अभी जो है अगर वो इंफ्रा पे स्पेंडिंग पे रखें, और डिमांड जनरेशन मतलब ये नहीं कि
आप टैक्स जो अपर इनकम जो है ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप, मैं मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में कह रहा हूं, लोअर इनकम ग्रुप उनके हाथ में पैसे आएंगे तो वो खर्च कर देंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिमांड जनरेशन। अब अपर इनकम ग्रुप को परसेप्शन देना है कि वो सेव करेंगे, जो वर्ल्ड वाइज तो मैं देख रहा हूं कि उन लोग जहां उनके हाथ में पैसे आए वो सेव करेंगे। हाउ डू यू इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर, इस बार पता नहीं उन लोग सोचेंगे या ना सोचेंगे। मैं तो कहता हूं कि देखिए हाउ डू यू इंसेंटिवाइज, मतलब कि किस तरह करेंगे। मतलब आप कह दीजिए कि देखिए कंपनियों का तो आपने देख लिया, गरीबों का भी आपने 3 साल के लिए देख लिया, गवर्नमेंट ने सब कुछ सारे एक्सपेंसेस कम कर दिए हैं, मतलब कि जो भी है, और पुअर के लिए देख रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप जो 300 मिलियन है उनके लिए अब आप इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर, इंसेंटिवाइज मतलब कि अगर आप वो कोई छुट्टी पे जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर आप उसको बता दीजिए कि देखिए आप टैक्स बेनिफिट आपको आएगा, अगर आप प्लेन या ट्रेन टिकट लेंगे उसका रख लीजिएगा तो उसको आप टैक्स, दैट वे is how do you encourage people to spend? That is the most important. आपका बेनिफिट आएगा अगर आप खर्च करोगे, अगर आपने सेव कर दिया तो नहीं, मतलब कि जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्लान किया था वो नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, एंड सारे जो देश के प्रॉब्लम्स हैं सब लोग मांगेंगे, ये कह देंगे कि 1 साल के अंदर सबके लिए कर देंगे, इम्पॉसिबल। पहले 3 साल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी गरीब लोग थे उनका ख्याल रखा है। अब मिडिल इनकम ग्रुप की बारी आ गई है, थोड़ा बहुत दे दीजिए ना उनको। बिल्कुल। मैं कहता हूं अगर नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, अभी तो जो भी बजट कभी भी कास्ट एंड स्टोन नहीं है एनीमोर, कि जहां आपने कुछ गड़बड़ देखी आप टैक्स भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो है ना टैक्स रिच, आपको कितना मिलेगा? 50,000 रुपए, 50,000 लोग तो हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो 1 करोड़ डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें कितने पैसे मिल जाएंगे? पॉलिटिकल मूव वेरी गुड, मैंने कर दिया, बट कितने हाथ में आएंगे? सो दे मस्ट सेल द शेयर होल्डिंग ऑफ पीएसयूज टू गेट इवन मोर इनकम। बिल्कुल, और स्पीड उसमें आएगा उतना ही अच्छा है। और जो सिद्धांत बुनियादी भारतीय अर्थव्यवस्था का है कि भाई हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी ही है, तो फोकस हमारा कंजम्पशन बढ़ाने पर हो, स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी को वो मिलेगा। सर फटाफट से बग्गा सर, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँ, संक्षेप में उत्तर जानना चाहूंगा सर। ये जो 15 लाख करोड़ रुपए का घाटा है सर, नंबर्स में जीडीपी रेशियो, जीडीपी टू डेट रेशियो हम देख रहे हैं वो भी बड़ा है, 200 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है, 8 लाख करोड़ तो हर साल हम ब्याज ही चुका रहे हैं, कुछ बचता है सर? और एक और चीज सर, कि क्रूड का जो आधार रखा है 70-75 का, वो रखा है 8.5% की 2023 में, अभी तो 90 से ऊपर चला गया सर। तो आपको लग रहा है कि कहीं प्रोजेक्शंस गड़बड़ ना हो जाए आगे चल के? हाँ बिल्कुल, और देखिए ये हमें याद रखना है कि पिछले 4 सालों में इकोनॉमिक सर्वे कभी मीट नहीं किया अपने टारगेट को। पिछले साल 11% बोले थे जीडीपी, इस अब बोल रहे हैं 9.2, ये जो साल जा रहा है FY 2022 के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, एक रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हैं। बजट है एक्चुअल जो ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं उनका और जो पॉलिटिशियन चला रहे हैं, तो इसमें थोड़ा फर्क रहता है। दूसरी बात है, बिल्कुल फिस्कल स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा। 15 से 16 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर स्टेट्स का भी लगभग 3% है। तो कंबाइंड डेफिसिट पूरे भारत का 10% है, तभी हमारा सॉवरेन रेटिंग नहीं बढ़ता है, वो अटका रहता है कि चाहे हमारे पास और इतनी अच्छी चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ है, कुछ करते हुए। दूसरा जो 91% डेट टू जीडीपी, गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी जो 91% पहुंच रहा है, वो काफी चिंताजनक है। और उसमें अगर आप सैलरीज और इंटरेस्ट निकाल दें तो कुछ आता नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बचता ही कुछ नहीं है। सैलरी, पेंशन्स और इंटरेस्ट अगर आप निकाल दें तो इसका तरीका क्या है? ओवर टाइम आपको इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है कि भाई इकोनॉमी बढ़े, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। जो टैक्स पे कर रहे हैं वो बहुत हाई पे कर रहे हैं ऑलरेडी, जीएसटी और इनकम टैक्स अगर ऐड करे सैलरीड आदमी के लिए, बहुत हाई टैक्स लोग पे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आप पॉलिटिकली कभी टच नहीं कर पाएंगे, हर जगह से ला नहीं पाते, तो उसका डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा,
ये कर्जा तो बढ़ता रहेगा दीपक। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आज जो जितने भी हम मंथन कर रहे हैं, कल के लिए हमारे पास देखने के लिए बहुत सारे बिंदु हो गए कि कल बजट में क्या कुछ आने वाला है, इसलिए हमारी नजर लगातार बजट पर रहेगी। और जितनी भी चिंताएं हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जाहिर की हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनको एड्रेस करे अगर इकोनॉमी को और तेज गति से आगे बढ़ाना है। जी बिजनेस पर कल दिन भर आप लगातार हमारे तमाम पैनलिस्ट के साथ बजट का बारीकी से विश्लेषण, आसान भाषा में विश्लेषण जरूर सुनेंगे। इन पेन पॉइंट्स को सरकार ने एड्रेस किया है या नहीं, हम जरूर चेक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच। सुनील अलग सर, थैंक यू सो मच।